जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को लेकर आया हूं और ये वीडियो आपको नीट और जेई में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना होगा, यानी विद्युत आवेश को जानना होगा कि विद्युत आवेश क्या है। और विद्युत आवेश को जानने से पहले हमें इसकी डिस्कवरी को देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी डिस्कवरी पता रहेगी तो हमें आवेश को समझने में यानी चार्ज को समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ लिया, एक कांच की छड़ लिया और उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा। इस तरह से रेशम के कपड़ा मान लीजिए है, रेशम के कपड़े पर इसको रगड़ा, रेशम के कपड़े पर इसको क्या किया, रगड़ा। इस तरह से क्या किया उन्होंने कि मान लीजिए कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, इसको इस तरह से रगड़ा। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया कि एबोनाइट की छड़ लिया। दूसरा क्या किया, उन्होंने एबोनाइट की छड़ लिया और उसको बिल्ली की खाल पर रगड़ा। किस पर रगड़ा, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। मान लीजिए कि ये है एबोनाइट की छड़, ये मान लीजिए क्या है, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को किस पर रगड़ा, बिल्ली की खाल पर। ये क्या मान लेते हैं, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा। और कांच की छड़ को किस पर रगड़ा, रेशम के कपड़े पर रगड़ा। यानी क्या किया कि उन्होंने 1750 ईस्वी में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब जब उन्होंने रगड़ा तो क्या किया कि बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किए कि जब दो कांच की छड़ों को रगड़ने के बाद जब दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास लाया तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे के पास वे आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। इस तरह से भेज रहे हैं कि दो, अगर मान लीजिए कि कांच की छड़ को एक साथ लाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। उसी तरह से क्या किया कि दो एबोनाइट की छड़ को रगड़ने के बाद दो एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो वो भी दूर भाग रहे हैं। लेकिन एक कांच की छड़ को और एक एबोनाइट की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ को मान लीजिए जी मान लेते हैं और एबोनाइट की छड़ को मान लीजिए ए मान लेते हैं। जब उन्होंने ऐसे करके लाया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक को रगड़ा और उसको लाया, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और ये लाया, और जब ये एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे की ओर ये आकर्षित कर रहे थे, खींच रहे थे। और ये खींचने के बाद इनकी दिमाग की बत्ती जल गई और इन्होंने कहा कि ये जो कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ और जो एबोनाइट की छड़ है, वो एक दूसरे को क्या करने, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। जब खींच रहे हैं तो ये जो ग्लास वाला जो था, इसको उन्होंने प्लस चार्ज नाम दिया। क्या नाम दिया, प्लस चार्ज नाम दिया। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, माइनस चार्ज नाम दिया। आपको समझ में आ गई होगी कि कांच की छड़ पर जो जब रेशम के कपड़े को रगड़ करके इसको लाया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ करके लाया और एक दूसरे के पास जब ये लाए तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, खींच रहे थे। जब ये खींच रहे थे तो ग्लास की जो छड़ थी यानी कांच की जो छड़ थी उसको उन्होंने प्लस चार्ज नाम दिया। माने उस पर जो उपस्थित जो एक क्वालिटी थे, चार्ज एक प्रकार के कुछ नहीं, क्वालिटी है, तो जो क्वालिटी थे उसको प्लस नाम दिया। उसी को उन्होंने कहा प्लस चार्ज है, यानी धन आवेश है। क्या नाम दिया उन्होंने, प्लस चार्ज नाम दिया, यानी धनावेश नाम दिया। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ऋण आवेश नाम दिया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि जब एक ग्लास यानी कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाया जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन जब दो कांच की छड़ या दो एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और उसी को ग्लास वाले को धनावेश नाम दिया और एबोनाइट की छड़ वाले को ऋण आवेश नाम दिया। और इस प्रकार से चार्ज की खोज हुई
यानी इस आइए अब हम लोग चार्ज की क्वालिटी को देख लेते हैं, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, इसकी विशेषता को देख लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 विशेषता को हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों विशेषता आपको आगे आने वाले जो कुछ टर्म्स होंगी उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए चार्ज के यहाँ पर हम लोग 2 क्वालिटी को देखेंगे कि जो सेम क्वालिटी वाले जो चार्ज होते हैं, यानी 2 प्लस प्लस चार्ज हो गए, मान लीजिए कि 2 प्लस प्लस चार्ज हो गए, प्लस और प्लस चार्ज हो गए, दोनों को जब एक दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर हटते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति वाले यानी इक्वल नेचर वाले जो चार्ज होते हैं, एक दूसरे के पास जब लाया जाता है उनको, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, दूर हटा देते हैं। उसी तरह से जब अपोजिट क्वालिटी वाले चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। और यही दोनों चार्ज की क्वालिटी है। मैंने पहला क्वालिटी क्या बताया कि विपरीत प्रकृति वाले चार्ज यानी अपोजिट नेचर वाले चार्ज को जब एक दूसरे के पास लाया जाता है तो एक दूसरे से दूर हटते हैं, और जब अपोजिट क्वालिटी वाले चार्ज को यानी विपरीत प्रकृति वाले जो चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यही आपको 2 क्वालिटी याद रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ जो टर्म्स होंगी उसमें समझने में बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होंगी। तो अब हम लोग फंडामेंटल चार्ज को देखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या है। देखिए फंडामेंटल चार्ज वह चार्ज होता है जो एक यूनिट की तरह काम करता है। यूनिट मतलब इकाई की तरह काम करता है, यानी सीधा सीधी कह सकते हैं कि एक चार्ज यानी एक चार्ज का जो वैल्यू होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो हम सीधे बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यही फंडामेंटल चार्ज का क्या है, वैल्यू है, यानी वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही आपका फंडामेंटल चार्ज है। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि चार्ज पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ना, इस नियम के अनुसार चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और देखिए दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ कुछ भी दिया हुआ रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कुछ भी दिया रहे, किसी भी चीज़ का संरक्षण का नियम निकालना हो तो बस जो बोलेगा जिसका बोलेगा वही निकालेंगे। अगर मान लीजिए रहता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहता तो बस इस जगह पर क्या लिख देते, मास लिख देते, बाकी वही रूल रहेगा। रूल कभी नहीं बदलता, ठीक है, इसका रूल कंजर्वेशन में रूल नहीं बदलता है। अगर मास का पूछेगा तो बोलते मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरह से बोलते। अगर मोमेंटम रहता तो मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन ऑफ लॉ निकालना हो तो बस उसी चीज़ को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस उस चीज़ को लिखना है। मान लीजिए द्रव्यमान रहेगा तो बोल देंगे कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए संवेग के बारे में रहता तो बोल देते कि संवेग का तो ना तो निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है। इस तरह से बोलिएगा तो आपको याद हो जाए। अब हम लोग चार्ज का एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है यानी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो एम्पियर होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए इसका डायमेंशन जो होता है वह ए होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, ए होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है और इसका डायमेंशन जो होता है ए होता है। डायमेंशन को आपको पता होगा कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो डायमेंशन हो जाता है। यानी हमने देखा
कि अभी तक मैंने क्या देखा, चार्ज के बारे में देखा कि चार्ज का डिस्कवरी किसने किया था, कैसे हुई थी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखे। उसके बाद हम लोग एसआई यूनिट देख लिए कि एसआई यूनिट क्या होता है, कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर एंड डायमेंशन इज ए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शन या थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वही मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी विद्युत धारा क्या है, तो किसी क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन मतलब किसी चालक के क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट से जो आवेश जो बहना शुरू कर देते हैं, आवेश चलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है तो इसके अनुप्रस्थ काट में जितने चार्ज जो होंगे वो चलना शुरू करेंगे, तो उसी को हम, उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सीधा सीधी बोल सकते हैं कि आवेशों में अगर गति उत्पन्न हो जाए किसी चालक के अंदर, यानी तार मान लीजिए है, कॉपर की तार है या किसी भी चीज़ की तार है, अगर उसके अंदर चार्ज गति करना शुरू कर दिए, मतलब चलना शुरू कर दिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आपको पता चल गया होगा। धारा मतलब तो समझते ही होंगे। धारा मतलब मान लीजिए कि बिना हिचकिचाए अगर हम फटाफट बोलने लगते हैं, इंग्लिश मान लीजिए बोलने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं धारा प्रवाह। उसी तरह से आवेशों का प्रवाह, आवेश माने प्रवाहित होने लगेगा, जाने लगेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। करंट को तो आप लोग समझते होंगे कि मान लीजिए नदी बह रही है, तो नदी भी तो एक फ्लो करती है, चलती है, तो अगर नदी रुक जाए तो करंट थोड़े ना होगा, वो चलती रहेगी, तब बोलेंगे कि फ्लो कर रहा है, यानी प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, उसमें धारा उत्पन्न हो रही है। उसी तरह से तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो विद्युत धारा है, वह इलेक्ट्रिक करंट है। आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कितना होता है, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए मैग्नेटिक करंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए मान लीजिए लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट क्यू चार्ज, मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन at the time t, at the time t समय में किसी क्रॉस सेक्शन में क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहा हो तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, यानी आई का मान कितना होगा, तो कितना होगा, क्यू बाई टी के बराबर होगा। क्योंकि द रेट ऑफ बोला है, रेट मतलब हमेशा जब भी किसी चीज़ का रेट लगेगा तो उसको नीचे लिख दीजिएगा। चार्ज में ही तो रेट कर रहा है, क्यू चार्ज रेट के अकॉर्डिंग यानी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी क्यू बाई टी, यानी आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यही आपको याद रखना है, ठीक है। और Q का वैल्यू अगर यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके SI यूनिट को देख लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट तो अभी बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो A होता है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए इसको एक बार हम फटाफट आपको समझा देते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई टाइम ले रहा है, चलने में कुछ टाइम ले रहा है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अगर प्रवाह हो रहा है, आवेशों का अगर प्रवाह हो रहा है, तो आवेशों के प्रवाह की दरें को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्यों होता है, क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम
से हम लोग आई का वैल्यू पता कर सकते हैं अगर क्यू और टी दिया हुआ रहे तो। आइए अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर की परिभाषा को देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि I इक्वल टू क्यू बाई टी कैसे होता है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर Q का वैल्यू 1 किलो कूलाम हो और T का वैल्यू माने टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हो, यानी Q का मान अगर 1 कूलाम हो और समय का मान 1 सेकेंड हो तो क्या होगा, 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अगर रखेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 1 लगा दीजिए तो 1 एम्पियर हो गया। और Q का मात्रा कूलाम होता है तो यानी 1C लिख दीजिए और नीचे यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड लिखा हुआ था, 1 सेकेंड लिख दिए। अब इसका मान कितना हुआ, 1 अगर आ गया कि नहीं आ गया, तीनों में 1 का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। क्या हो गई कि मान अगर फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज, ध्यान से सुनिए कि इफ़ फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यदि 1 कूलाम का आवेश किसी क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित हो, किसी क्रॉस सेक्शन में किसी अनुप्रस्थ काट में चल रहा हो, तो उस चालक में इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा वह 1 एम्पियर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में अगर उसके क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित हो, उसके अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित हो। बात समझ रहे होंगे कि अगर ये मान लीजिए चालक है, ये क्या है, चालक है, ये चालक है, अगर 1 कूलाम का आवेश इसके अंदर जा रहा हो, 1 कूलाम का आवेश जा रहा हो और प्रवाहित होने में अगर 1 सेकेंड लगा रहा हो, जितनी भी दूरी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में जितना प्रवाहित होगा, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में जितना भी प्रवाहित होगा, उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में उसके अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि 1 कूलाम का आवेश किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित होने में अगर 1 सेकेंड का समय ले तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं, यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग यदि कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हों, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी चालक में दिए हुए हों, तो उसमें हम लोग करेंट कितना होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं कि उसका करेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अगर किसी चालक में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, आवेश अगर n चल रहा है, n माने 500, 600, कोई नंबर है, कोई गिनती है, इतना वो उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन में विद्युत धारा का मान कितना होगा उसको हम लोग पता कर देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए Q की जो वैल्यू होता है आप लोगों ने पीछे ज़रूर पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक करेंट को पढ़ा रहा हूँ, विद्युत धारा को पढ़ा रहा हूँ। तो विद्युत धारा से संबंधित सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये आपको भी पता होगा। तो देखिए Q इक्वल टू NE होता है। अब इसके वैल्यू को मैं अगर इसमें रख दूँ तो क्या होगा, इसलिए I इक्वल टू Q की जगह पर मैं NE लिख सकता हूँ, क्योंकि Q इक्वल टू NE है। तो जहाँ Q लिखा हुआ होगा वहाँ हम NE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर NE है तो यहाँ पर मैं NE लिख दिया, और नीचे T है तो यहाँ पर T लिख दिया। और यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक में कितने विद्युत धारा प्रवाहित होंगी, इसका फार्मूला यहाँ पर हो गया। यानी हम लोगों ने देखा कि अगर किसी चालक में, अगर मान लीजिए ये कोई चालक है और इस चालक में
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एन चल रहे हैं, एन मतलब कोई गिनती चल रहा है, एन माने 20 गो, 30 गो, 40 गो, ऐसे कुछ माने गिनती के रूप में अगर चल रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मोशन कर रहे हो, गति कर रहे हो, फ्लो कर रही हो, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, NE/T के बराबर होगी। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट यानी बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म करंट को पता करेंगे कि किसी जगह का किसी पार्टिकुलर पोजीशन में, किसी छोटे जगह में कितना करंट फ्लो होगा, उसकी वैल्यू को हम पता करते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, छोटा चीज़ होता है। छोटा मतलब एकदम सूक्ष्म बिंदु पर अगर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैसे प्रवाहित हो रहे होंगे, उसमें जो विद्युत धारा चल रही होगी उसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसको पहले INS लिख देता हूँ मैं, इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला dQ/dt होता है। क्या होता है, dQ/dt होता है। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेंगे। यहाँ d और dt जो होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसको आप मैथ में भी पढ़िएगा और फिजिक्स में भी पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी यहाँ पर टाइम नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अच्छी तरह से समझा सकें, क्योंकि हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं पूरी की डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अभी बस समझ लीजिए कि इंस्टेंटेनियस करंट को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, dQ/dt होता है। यानी किसी छोटे जगह पर अगर हमको इलेक्ट्रॉन का पता करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे होंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, dQ/dt होता है। यही इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला है। ओके, अब हम लोग एवरेज करंट को देख लेते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, आपको भी पता होगा। औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब तो सबको जानता है कि कोई 10 लड्डू खा रहा है, कोई 20 खा रहा है, कोई 30 खा रहा है, तो तीनों लड्डुओं को जोड़ दीजिए, जितने आदमी हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जितने जितने लड्डू सबको बराबर बराबर पड़ेंगे, वही ना एवरेज होता है। उसी तरह से एवरेज करंट को पता करने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मैं I लिख दूँ कि ए भी मतलब समझ लीजिएगा एवरेज करंट, करंट मतलब I होता है ना, यानी एवरेज करंट को कैसे पता करेंगे, तो देखिए डेल्टा Q/ΔT। डेल्टा Q मतलब क्या होगा, सम हो गया। सम माने बहुत सारा जोड़ मतलब समझ रहे होंगे। एक Q इसमें क्या हो सकता है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है, n तक हो सकता है, कोई नहीं जानता है कि कितना होगा। उसी तरह से T1 T2 T3, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डेल्टा Q लिखते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि डेल्टा Q कुछ नहीं होता है, बहुत सारे आवेश को आप जोड़ दीजिए और सारे टाइम को जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए सब एक बराबर समय में तो चलेंगे नहीं। कोई 1 सेकंड लगा रहा होगा, कोई 0.1 सेकंड लगा रहा होगा, कोई नैनो सेकंड लगा रहा होगा, कोई कितना भी लगा रहा हो, सबका समय तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब बराबर की स्पीड से गति नहीं कर सकते, क्योंकि चालक अलग अलग होती है, चालक की स्थिति अलग अलग हो सकती है, चालक का नेचर अलग अलग हो सकता है। तो चालक का फ्लो सेम स्पीड से तो हो नहीं सकता है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी टाइम बढ़ जाएगा, कभी टाइम कम हो जाएगा। यानी सारे टाइम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और उसमें हम सारे चार्ज में उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज करंट का वैल्यू निकल जाएगा। और यही आपका एवरेज करंट का फार्मूला होता है। अब अगर कोई पूछे कि एवरेज करंट का SI यूनिट क्या होता है, करंट का अगर SI यूनिट कोई भी पूछे, आपको आँख बंद करके बोल देनी है एम्पियर ना। कोई कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो भूल जाते हैं, कोई पूछेगा करंट का तो बोल देंगे कि एम्पियर। एवरेज करंट बोले, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेगा तो भूल जाते हैं। करंट चाहे कोई भी हो, करंट चाहे यानी विद्युत धारा चाहे कुछ भी हो, भंवर धारा हो, ठीक है, चाहे कोई भी मतलब हो, लेकिन आपको याद रखना है करंट जब भी आ जाए उसका SI यूनिट हमेशा एम्पियर होती है। बस आपको इस बात को याद रखना है। आइए अब हम लोग करंट का कैरिज को देखते हैं कि करंट किस किस चीज़ में प्रवाहित हो सकता है, यानी कौन कौन से मेटल में करंट जो होता है प्रवाहित हो सकता है। आपको पता होगा कि नॉन मेटल में करंट प्रवाहित नहीं होता है, ये तो आपको ही पता होगा। ईटा में थोड़े ना होता है, पत्थर में थोड़े ना होता है। फिर भी मेटल मैंने कहा तो यहाँ पर नॉन मेटल को छोड़कर ही आप देखिएगा, ग्रेफाइट को छोड़कर, नहीं तो ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, फिर भी उसके अंदर करंट क्या होता है, फ्लो करता है। फिर भी मैटर के अकॉर्डिंग, मतलब ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि किस किस स्टेट में, यानी क्या लिक्विड में प्रवाहित करता है, सॉलिड में प्रवाहित करता है या गैस से प्रवाहित करता है कि नहीं। फ्लो करंट फ्लो इन सॉलिड, करंट कहाँ पर फ्लो करता है, फ्लोज लिख देते हैं। करंट फ्लोज इन सॉलिड,
यानी करंट जो होता है ठोस में फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, ये आपको पता होगा कैसे होता है। तो अभी मैंने जितने भी समझाया वो सॉलिड में ही समझाया, लिक्विड में नहीं समझाया और गैस में नहीं समझाया। बस इतना याद रखिए कि जो करंट जो होता है वो तीनों स्टेट पे प्रवाहित होता है, सॉलिड में भी होता है, गैस में भी होता है और गैस में भी लिख देते हैं हम यहाँ पर कि करंट फ्लोज इन लिक्विड, पहले लिख देते हैं लिक्विड, उसके बाद करंट फ्लो इन गैस। करंट कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है? तो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस, तीनों में होता है। सॉलिड में तो आपको पता होगा कि सॉलिड में जनरली हम लोग कैसे देखते हैं, तो उसके क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कि कैसे प्रवाहित हो गया। लिक्विड में कहाँ प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिस पोजीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिस मतलब विद्युत अपघटन, यानी विद्युत अपघट्य उसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यानी अगर कोई मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में H2O होता है, तो इसके अंदर करंट क्या करता है? फ्लो करता है, करता है कि नहीं करता है? यानी वैद्युत लेपन होगा, यानी वैद्युत अपघट्य रहेगा, तो भी करंट लिक्विड के रूप में भी फ्लो कर सकता है। यानी सीधी सीधी बात है कि सॉलिड में करंट फ्लो करता है, लिक्विड में फ्लो करता है और गैस में भी करता है। गैस में कहाँ पर करता है? तो जो करंट होते हैं, जो आयन्स होते हैं उसकी, क्या होते हैं? आयन, पहले मैं आयन लिख देता हूँ, आयन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं? फ्लो कर सकते हैं। यानी सीधा सीधी बात है कि गैस में भी कैसे कर सकता था? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में भी करंट फ्लो कर सकता है, लो प्रेशर में भी कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी कर सकता है, लो टेम्परेचर में भी कर सकता है करंट फ्लो। अच्छा, आयन फ्लो भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन को ही जनरली आपको लेके चलना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है गैस के अंदर इंस्टेंटेनियस चल सकता है, धीरे धीरे चल सकता है। मतलब होगा कि एक गैस दूसरे गैस में अगर टच करेंगे और अगर किसी तरह से आयन वहाँ पर फ्रिक्टेड हो जाएंगे, आयन उसमें के अंदर अगर घर्षित हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी गैस में भी करंट का फ्लो हो जाएगा। यानी यहाँ तक मैंने देखा कि करंट जो होता है लिक्विड में भी फ्लो करता है, सॉलिड में भी करता है और गैस में करता है। मतलब करंट जो होता है तीनों में फ्लो कर सकता है। अगर आपको पूछेगा कोई, तो आप ये सब कुछ मत लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा करंट फ्लो इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बस इतना ही लिखना है। कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस में कैसे होता है, ठीक है। जितने भी सारे चीज़ें उसको हम आगे देखते चलेंगे। तो यहाँ तक मैंने बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में करंट फ्लो करता है। आइए अब हम लोग करंट डेंसिटी को समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। तो देखिए करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या यहाँ पर लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू 1 यूनिट वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? तो विद्युत धारा के एक ऐसा मान है जो किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके यूनिट सेक्शन में, यानी यूनिट सेक्शन यानी क्षेत्रफल के यूनिट सेक्शन में, यूनिट खंड में जितने भी विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। मान लीजिए कि ये है कंडक्टर, ये क्या है? कंडक्टर। यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इसके बहुत ही कम क्षेत्रफल यानी न्यूनतम क्षेत्रफल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, जितना चार्ज जा रहा होगा, उसी को हम करंट डेंसिटी कहेंगे। सीधा सीधी बात है, कोई वस्तु चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके कम से कम एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, यानी कम से कम क्षेत्रफल में जितने भी जो चार्ज यानी आवेश गति कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। बात समझिए। नहीं समझ में आया होगा तो एक चीज़ समझिए। मान लीजिए कि कोई गुफा है, ये मान लीजिए कोई गुफा है, इस तरह से ये कुछ होगा, ये अपना यहाँ लिख दे रहे हैं गुफा, ये गुफा है, ठीक। इस गुफा में 100 लोग जा रहे होंगे, घुस रहे हैं, मान लीजिए 100 घुस रहे हैं। तो एक जगह हुआ, ये जो जगह जो ये वाला हो रहा है, ये जगह में एक बार में जितने घुस रहे हैं एक जगह से, उसी को हम क्या कहेंगे? डेंसिटी यानी घनत्व मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ उसी जैसा करंट डेंसिटी होता है।
कि क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत सारे जा रहे होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे बहुत ही कम क्षेत्रफल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन घुस रहे होंगे, जा रहे होंगे, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है, कैसे मैग्नीट्यूड को फाइंड किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट आई करेंट फ्लोइंग थ्रू 1 unit value of cross section area A। ठीक है, लेट आई करेंट फ्लोइंग थ्रू 1 यूनिट वैल्यू ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए मतलब ए एरिया में आई करेंट अगर प्रवाहित हो रही हो तो देन द करेंट डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? करेंट डेंसिटी को हम लोग जे द्वारा डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या होगा? आई बाई ए, ये हो जाएगी करेंट डेंसिटी का फार्मूला। यानी आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट एरिया में जितने भी इलेक्ट्रिक करंट जा रहे होंगे किसी कंडक्टर में, उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं। अगर ये नहीं भी समझ में आया होगा तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि 1 यूनिट एरिया में जितने इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। कह सकते, या इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 यूनिट ऑफ एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अगर ये नहीं भी याद हो तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो करंट डेंसिटी का मैंने देखा कि रेशियो होता है, किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है, वो भी 1 यूनिट एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन, जितने भी चार्ज चल रहे होंगे, जितना इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होगा, उसी को हम करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका हम यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो करंट का अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो आई का क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है। आइए अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग को समझते हैं। देखिए अनुगमन वेग क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई क्या है? कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। आपको पता होगा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अभी इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं हो रही है। लेकिन अगर क्या किया जाए, इसको अगर एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, एक बैटरी से इसको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। बैटरी से जोड़ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है। यानी इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे? बैटरी जोड़ दीजिए तो भी आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। यानी जब हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन में, इस पर पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था, और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी को जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया, तो क्या होगा? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, गति करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आया कि जब हम किसी कंडक्टर में
इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं बैठा रहता है, वो इधर धक्का मुक्की करना शुरू कर देता है। और धक्का मुक्की करने के साथ साथ वो एक एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से क्या कर देता है, शुरू आगे बढ़ना शुरू कर देता है, प्लस की ओर जाना शुरू कर देता है। और जो एवरेज वेलोसिटी से वो जाना शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्लास है, ठीक है, क्लास में क्या होता है, अगर टीचर क्लास में नहीं है, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो चुपचाप इधर उधर हल्ला मुल्ला करते रहते अपने जगह पर, करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, ठीक है, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं तो सारे बच्चे को टीचर की बात सुननी पड़ती है। सुननी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जैसे ही बाहर से कोई आता है तो उसको क्या करना होगा, वो फ्री नहीं रह पाता है, उसके प्रभाव में हो जाता है। यानी बच्चों को टीचर के प्रभाव में होना पड़ता है, और उस प्रभाव में होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे क्या करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, प्लस की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वेलोसिटी को, उसी एवरेज वेलोसिटी को, उसी औसत वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग कहते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि द एवरेज वेलोसिटी, एक ऐसा औसत वेग विच द फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन में गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स, ड्रिफ्टेड मतलब बढ़ना होता है, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव, किधर की ओर, पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्टेड होने लगते हैं, जाने लगते हैं एवरेज वेलोसिटी से। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द कंडक्टर, कहाँ, कंडक्टर के एंड तक जाने के शुरू कर देते हैं, कंडक्टर के कहाँ तक, एंड तक। ये कंडक्टर है, इधर से ऐसे जाएंगे और ये पूरा एंड तक जाएगा, यानी कंडक्टर के एंड तक जाएगा, एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब उसमें बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बात समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप प्रेयर में खड़े होते हैं। प्रेयर में तो आप लोग जरूर खड़े होते हैं। जब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो एक लाइन से क्या किया जाता है, रो या कॉलम में उस बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई बाहुबली टाइप का कोई बच्चा आया, स्टूडेंट आया, और आप लोग चुपचाप प्रेयर कर रहे थे, और इधर से लगा करके आप लोग अगर कोई धकेल देगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग गिरना शुरू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो जिस वेलोसिटी से आप आगे की ओर बढ़ना शुरू करने लगिएगा, गिरने लगिएगा, उसी को मान लीजिए क्या है, उसी वैसा ही कुछ ड्रिफ्टेड वेलोसिटी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन में जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ एवरेज वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। फार्मूला पहले देख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। आप लोग ऐसा किया कीजिए कि पहले फार्मूला याद कर लीजिए, ताकि दिमाग में एकदम आपका छपा हुआ रहे कि पहले फार्मूला क्या होगा। फार्मूला के आधार पर आप किसी चीज़ को डिराइव करके फिर से वो फार्मूला लाइएगा। इसका मतलब हो कि पहले फार्मूला अगर F = ma रहे तो आराम से डिराइव करके F = ma लाते थे। उसी तरह से आपको इसका फार्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके फार्मूला को डिराइव करने से पहले इस फार्मूला को देख लेते हैं। मान लीजिए इफ़ E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है। कोई इलेक्ट्रॉन तो जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपको पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में या किसी चीज़ में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही मान्यता देते हैं, बाकी चीज़ों का नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज मान लीजिए E है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को C नहीं देखते हैं, हम लोग E मानते हैं। आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसको E द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, E द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इफ़ E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि जो छोटा E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि E = जो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो E बड़ा ही पढ़ते होंगे, छोटा वाला नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, तो यानी E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड टाउ इज, इसको टाउ पढ़ते हैं, ये सिंबल किस चीज़ का है, टाउ का है। तो टाउ इज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, मतलब जो टाउ जो है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम का, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, तो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम के बारे में हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ेंगे। बस ये जान लीजिए कि रिलैक्सेशन ऑफ टाइम है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होता है उसमें, उसी टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कहते हैं। एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास हो, यानी क्या क्या चीज़ दिया हुआ रहे, अगर कैपिटल अगर ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, कैपिटल है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया हो, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई है, और मान लीजिए जो कैपिटल ई है इसमें फील्ड जो बैटरी लगाया गया उसके द्वारा जो फील्ड दिया गया वो कैपिटल ई है, और रिलैक्सेशन ऑफ टाइम इसके बीच का जो टाइम है रिलैक्सेशन का वो मान लीजिए टाउ है, और जो टकरा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, मान लीजिए कि उसका मास एम है, तो क्या होगा, और एन जो है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन एक तो टकराएगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं उनकी संख्या क्या है, एन है, एन, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा ई टाउ बाई एन होगा। क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई टाउ बाई एन। इसको ये कैसे याद कीजिएगा, ई टाई बोलते थे, ई टाउ, ऐसे वर्ड बोलिए, ई टाउ बाई एन, एन याद तो हो ही जाती है, ई टाउ बाई एन, ई टाउ बाई एन, वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एन। ई छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर टाउ होगा, फिर बाई एन होगा। यही आपका फार्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है। इसको एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो ऐसा वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे, और वो एवरेज धक्का मुक्की करते हुए एवरेज वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और वो भी किधर जाएंगे, प्लस की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, प्लस की ओर जाने लगेंगे और पूरा एंड तक जाएंगे, एक प्लस मतलब प्लस की ओर से एंड की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी सीधा सीधी बात है, ऐसा वेलोसिटी जिसमें किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का जो फार्मूला होता है ई टाउ बाई एन होता है। अब हम लोग इस फार्मूला को डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, आइए अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को निकालते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को निकालने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n electrons are u1, u2, u3, उसी तरह से डॉट 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 un। ये इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा n इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u1 है, u2 है, u3 है, u डॉट 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 un तक है। u मतलब प्रारंभिक वेग। अब इसको समझना जरूरी है कि un को समझना जरूरी है। अब देखिए, अगर मैं सारे un को वेक्टर कर दूँ, u1 प्लस वैक्टर u2 प्लस वैक्टर u3 प्लस डॉट 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 un वेक्टर कर दूँ, इसका सम कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा इसको देखिए। मान लीजिए कि ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहते हैं। अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में u1, u2, u3 कुछ भी हो वो 0 ही होगा, क्योंकि शुरू में फ्री इलेक्ट्रॉन चुपचाप रहते हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब जाके वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आते हैं, अनुगमन वेग में जाते हैं, उनका वेग बदल जाता है, एवरेज वेग हो जाता है। यानी इससे समझ में आ गया कि जो u1 होगा, u2 होगा, u3 होगा प्लस डॉट 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 un बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इतना आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाई ऑन
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बाय द मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल E, फोर्स अप्लाई ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाय मैग्नेटिक फील्ड E, यानी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ फील्ड मैंने लिखना भूल गया है, इसको फील्ड लिख ही देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड E यानी फोर्स अप्लाई ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E बाय द मैग्नेटिक फील्ड E, यानी कहने का मतलब है कि E पर कैपिटल E के द्वारा, यानी E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये मूल आवेश है, मूल आवेश पर विद्युत क्षेत्र जब अप्लाई किया जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उस पर फोर्स जो लगता है वह E के बराबर लगता है, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है आपको। शुरू से समझिए कि U1 U2 U3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। शुरुआत में U1 U2 U3 मान लीजिए है, और सबको अगर हम वेक्टर करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ रुका हुआ था, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालेंगे किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र को E द्वारा दिखाते हैं। तो इस E के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, बल कितना लगेगा, E कैपिटल E लगेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, ये भी आपको पता होगा कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ये न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। तो देखिए लेफ्ट के बराबर है तो राइट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, E कैपिटल E बराबर एम ए होगा। यहाँ से A का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, E बाई एम होगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे लिखते हैं, लिखेंगे लेट लास्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ज़्यादा जगह नहीं है तो यही लिख देते हैं कि लेट लास्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर V1 कॉमा V2 कॉमा V3 डॉट Vn है, मान लीजिए, रेस्पेक्टिवली लिख लीजिएगा। तो क्या होगा, अगर मैं ये मतलब हो गया। अब हम जानते हैं कि चूँकि V बराबर U प्लस AT होता है, ये आपको पता होगा। तो क्या होगा, अगर मैं V1 का मान पता करूँ तो V1 बराबर U1 प्लस AT1 होगा। उसी तरह से V2 बराबर क्या होगा, U2 प्लस AT2 होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि तब तक आप इसका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। उसी तरह से V3 बराबर क्या होगा, V3 बराबर U3 प्लस AT3, और उसी तरह से Vn बराबर क्या होगा, तो UN प्लस ATN हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो अगर मैं VD देखूँ, VD देखूँ तो क्या होगा, V1 का वेक्टर प्लस V2 का वेक्टर, V3 का वेक्टर प्लस डॉट प्लस Vn का वेक्टर, उसी तरह से n, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये आपको पता होगा।
पहले ही मैंने बता दिया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। अब क्या करेंगे कि जितने भी मेरे वैल्यू आए थे यहाँ पर इसके मान को रख देते हैं। तो देखिए V1 के जगह पर कितना आया है, U1 81 आया है, तो मैं U1 81 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, U1 प्लस 81। V2 के जगह पर कितना आया है, U2 82, तो लिखेंगे U2 प्लस 82 प्लस उसी तरह से U3 प्लस 83 प्लस डॉट 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 प्लस फिर कितना है Vn। देखिए Vn के जगह पर मैंने क्या लिखा है, UN प्लस 80n लिखे हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे UN प्लस 80n। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा, मेरा एक ही में हो जा रहा है, आप छोटा छोटा इस तरह से कर लीजिएगा। अब बाई कितना होगा, तो बाई चलते हैं, बाई नीचे कितना लिखा हुआ है, n है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे देखिए, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए इसको ही मिटा देते हैं। तो देखिए U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 UN तक है, यानी इसको हम अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए U1 प्लस U2 U3 प्लस डॉट 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 UN माने n तक तो ये भी है ना, इसलिए हम इसको एक साइड में लिख सकते हैं कि वो भी प्लस का सिंबल है, इसलिए हम एक में लिख सकते हैं, U को एक में लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, यहाँ तक हो गया होगा। अब चलिए प्लस, देखिए ए सब में है, ए को अगर ध्यान दीजिएगा तो सब में है, देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सब में है, मतलब U प्लस ए तो सब में है। तो ए को क्या करेंगे हम, कॉमन इस तरह से निकाल लेंगे। जब मैं कॉमन निकालिए और देखिए U1 U2 U3 तो पहले ही निकाल दिए हैं, पहले ही एक में लिख चुके हैं, प्लस में करके लिख दिए, तो बच गया ATA में बच गया। तो AT में ए बार ही निकाल चुके हैं, तो केवल TA वाला ना बचा है, वही T वाले को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर T में क्या है, पहला में क्या है, T1 है, तो यहाँ पर T1 लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ देखिए T2 है, तो यहाँ T2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ देखिए T3 है, तो T3 लिखना पड़ेगा। बाकी सब हो गया। बाई कितना है, n है, तो यहाँ पर आप n लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बनाएंगे, देखिए U1 U2 U3 प्लस UN डॉट 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 बराबर 0 आया था, मैंने मिटा दिया है, यहाँ पर था बीच में ही कहीं था कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN डॉट 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 अगर n तक रहे तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वेक्टर में ही होगा, लेकिन वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस देखिए यहाँ पर a है, a और T1 प्लस T2 प्लस T3 अभी रहने दीजिए, तो लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। बाई कितना होगा, n। अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब इसके मान में रखिए, देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है, तो देखिए क्या होगा a। अब मैं देखिए T1 प्लस T2, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, चूँकि टाउ इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई n होता है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसी टाउ को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाइम रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। इसको हम अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे, अभी रुक जाइए। इसको हम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम को हम आगे इसके टॉपिक में इसके डेफिनेशन को भी बताएंगे कि जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो टाइम होता है, सारे टाइम का जो एवरेज होता है उसी को हम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कहेंगे। उसके बारे में हम अच्छी तरह से पीछे आगे आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए यानी चूँकि टाउ इक्वल टू T1 प्लस T2 T3 डॉट 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 n और बाई n होता है, माने एवरेज टाइम ही होता है, एवरेज टाइम ही टाइम रिलैक्सेशन होता है एक तरफ से। अब देखिए इसीलिए यहाँ VD था ना, तो यहाँ VD रहने दीजिए, यहाँ क्या था, VD था। तो देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0 यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, VD इक्वल टू क्या होगा, इसलिए VD इक्वल टू क्या होगा, A है कि नहीं है, A है, तो A लिखिए यहाँ पर। फिर देखिए A के बाद इसको पूरा को क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, ठीक। अब क्या कीजिए कि जो A का वैल्यू आया था, A का वैल्यू कितना था, अभी मैंने लिखा था
कि A इक्वल टू E बड़ा E बाई एम होता है। ये आप जानते थे, अभी पीछे मैंने बताया भी था। इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए वी डी इक्वल टू ए की जगह पर क्या है, ई और यहाँ देखिए टाउ है और नीचे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये अभी पीछे आप देखिएगा, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है वहाँ पर ए इक्वल टू ई बाई एम लिखा हुआ है। जहाँ पर 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को कंपैरिजन किए हैं और ए इक्वल टू लाए हैं, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर ये मिलेगा कि ए इक्वल टू ई बाई एम है। अब इसी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, इसमें, ठीक है। अब इसमें पता नहीं वो कौन सा था, सेकेंड था शायद, सेकेंड था, इसलिए मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा था। अब स्क्रीनशॉट लिवा दिए हैं, बस याद रखिए शायद इक्वेशन 2 था। तो इक्वेशन 2 को आपको इसमें रख देना है 3 में, ठीक है। लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से इसमें रखे हैं। इसमें जब रखिएगा तो क्या होगा, ई टाउ बाई एम, और यही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा। आई होप दैट आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला का डेरिवेशन कैसे किया जाता है समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो क्या कीजिएगा, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डेरिवेशन करने आ जाएगा। और इसी तरह से करके अब क्या करेंगे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद रिलैक्सेशन टाइम और भी बहुत सारा चीज़ है कि इंसुलेटर क्या है, और चार्ज के अकॉर्डिंग यानी इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग जो मेटल क्या होते हैं, पूरे के पूरे मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 12 का है पूरा चैप्टर ही हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहें, और यदि आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।